नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज बजट पर हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से, जिनके पास रेल मंत्रालय के साथ साथ आईटी, टेलीकॉम जैसे अहम मंत्रालय भी है। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। सर, पहला सवाल तो मैं पूछना चाहूंगा, ओवरऑल बजट पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कि इस पूरे ओवरऑल बजट को किस तरीके से देखते हैं? पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया है, जिस तरह से इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दी है, उसमें बहुत बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री जी का वंचितों को वरीयता। अगर हम देखें तो चाहे कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग की ज़रूरतों के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम बनाए। उज्ज्वला हमारे माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हुआ। हर घर नल से जल, एक ऐसा भागीरथी संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया जो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के इतिहास में इसका कोई उदाहरण नहीं है। इतना बड़ा संकल्प लेना और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए काम करना। एक एक कार्यक्रम देखिए, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन पहुंचाना, और अभी जो नए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली जिस तरह से पैदा हो सके और एक सस्टेनेबल वे में हो सके, यानी सोलर पावर से हो सके, तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम 2-3 करोड़ लखपति दीदी, 2 करोड़ और नए आवास, ऐसा जो कार्यक्रम लिया है मोदी जी ने। जो 4 बड़े स्तंभ हैं हमारे समाज के, गरीब, नारी, युवा और अन्नदाता किसान, इन चारों स्तंभों को सुदृढ़ करने के लिए, को विकसित करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए मोदी जी ने हमेशा अपने 10 साल के काम में इन पे फोकस रखा। दूसरा, मोदी जी का हमेशा फोकस ये रहा है कैसे देश में एक स्थायी स्ट्रक्चर बने, स्थायी व्यवस्था बने, जिस व्यवस्था से देश की प्रोडक्टिविटी कई कई वर्षों तक अच्छी रहे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने फोकस किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी न केवल फिजिकल बल्कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल, तीनों पे बराबर का फोकस दिया। नई मेडिकल कॉलेजेस खुली, नई आईआईटी खुले, नए आईआईएम खुले, नए एम्स खुले, एयरपोर्ट नए बने, रेलवे में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने, 1,300 स्टेशंस पे काम चल रहा है, नई तरह की ट्रेन्स आई, पावर ग्रिड सुदृढ़ हुई। तो बहुत बड़ा फोकस मोदी जी का रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तीनों, सोशल, फिजिकल, डिजिटल और सोशल पे। और तीसरा बड़ा स्तंभ है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग। आप देखो, 10 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग के नाम से देश में लोग पहले तो डरते थे कि ऐसे कायदे कानून बने हुए हैं जिसमें फैक्ट्री खोलना मतलब अपने आप को समस्या में डालना, ऐसा लोग सोचते थे। मोदी जी ने 1,500 से अधिक कानूनों को हटाया, 40,000 के आसपास कंप्लायंसेस को या तो हटाया, ख़त्म किया, या फिर उनको सिंप्लीफाई कर दिया। तो बहुत फोकस्ड वे में पीएलआई स्कीम लेके आए, बहुत फोकस्ड वे में आरएनडी के लिए काम किया। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा बेस बना, जैसे कि आज देश में आप जिन चीज़ों की कभी कल्पना नहीं करते थे, मोबाइल फ़ोन 98% इम्पोर्ट होते थे, आज एक्सपोर्ट होते हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट, कभी सोचते नहीं थे कि टेलीकॉम रेडियो इक्विपमेंट, राउटर्स, नेटवर्क भारत में बनेंगे, आज भारत में बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट आज बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो मोदी जी ने वंचितों को वरीयता दी, देश का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरे उस पर ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रोजगार, उस पर ध्यान दिया, ओवरऑल मिडिल क्लास, लोअर इनकम, सबको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। और आज का जो बजट है वो इसी कड़ी का एक बहुत बड़ा सुदृढ़ स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स, जो लेगेसी प्रॉब्लम्स यूपीए की सरकार छोड़ के गई थी, बैंकों को एकदम बिल्कुल एक तरीके से निर्बल बना के चले गए थे, उसको ठीक किया मोदी जी ने। एक जो मतलब लोन का मतलब ये होता था कि कभी चुकाना नहीं है, इस तरह की जो भावना होती थी वो ख़त्म की। टैक्सेशन में 40 से अधिक टैक्सेस को यूनाइट करके, यूनिफाई करके जीएसटी, एक वन नेशन वन टैक्स लेके आए। बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर में सिंप्लीफिकेशन किया, रेरा के थ्रू अकाउंटेबिलिटी लेके आए, बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो परिवर्तन किए हैं पिछले 10 वर्षों में, बहुत उससे देश में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट आई है।
6 to 8% कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट, मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल और अच्छी ग्रोथ, ये जो नया पैराडाइम लेके आया दुनिया इसमें आश्चर्यचकित है। और ये आज का बजट इस ग्रोथ रेट को 6 to 8 की जगह अब 7 to 9% वाली रेंज में लेके जाएगा और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों को नए नए अवसर मिलेंगे। सर, जो कि आपने पहले की बात की, एक समय था जब रेल का अलग बजट आता था, कुछ नई ट्रेन का अनाउंसमेंट का इंतज़ार रहता था कि रेल मंत्री नई रेल की सौगात देंगे। लेकिन आज जो बजट है, आज हम देखते हैं कि जो करीब 4 किलोमीटर ट्रैक बनता था वो आज 15 किलोमीटर के आसपास बन रहा है। तो ये जो आज अगर हम रेल के हिसाब से ख़ास तौर पर देखें तो इस बजट में क्या सबसे ख़ास है? जो 10 साल पहले यूपीए की जो सरकार होती थी उसमें रेलवे में कैपेसिटी है या नहीं है, सेफ्टी होगी या नहीं होगी, इसकी कोई परवाह नहीं करता था जी। मन माने ऐलान कर दो और उसके बाद में देखा जाएगा। एक ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में रेलवे को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, कितना बजट के सपोर्ट से 15-20 हज़ार करोड़ आता था जी। और कैसे इतना बड़ा तंत्र, इतनी डिमांड, इतनी जनसंख्या, इतना कार्गो कहाँ से? तो मोदी जी ने बहुत अच्छा पहला स्टेप जो लिया, बजट को मर्ज किया। बजट को मर्ज करने से जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट जनरल बजट से आने लगी। दूसरा, जो अननेसेसरी पॉपुलिस्ट मेजर्स होते थे, जिन मेजर्स का कोई मीनिंग होता नहीं था, उनको बंद किया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे गाड़ी चलाओ, फोकस्ड वे में, ज़रूरतों के हिसाब से, नीड, इकोनॉमिक नीड, सोशल नीड के हिसाब से आगे चलो, एक मन मर्जी से नहीं, बहुत अच्छे तरह से सोच समझ के साइंटिफिक वे में आगे बढ़ो। तीसरा, कैपेसिटी बढ़ाना। देखो, आज अगर हम क्लियरली देखें, रेलवे के उपयोग से 90% कार्बन एमिशन कम होता है। तो अपना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मोदी जी का विज़न है, उस विज़न में रेलवे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी। 90% पोल्यूशन कम होना बहुत बड़ी बात होती है। तो 90% पोल्यूशन कम करना रेलवे के माध्यम से और कैपेसिटी बढ़ाना, जिससे कि आज करीब 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं रेल से। आज जो 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, कैसे इस संख्या को 1000 करोड़ की तरफ बढ़ाएं जी, राइट? कैसे आज 1500 मिलियन टन लेके जाते हैं, कैसे 3000 मिलियन टन लेके जाएं, ताकि कॉस्ट भी कम हो और पोल्यूशन भी कम हो, सड़कों पे भार कम हो, ताकि एक्सीडेंट्स भी कम हो। बहुत सोच समझ के मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक ऐड किए। बिल्कुल। 4 किलोमीटर पर डे होता था, आज 15 किलोमीटर पर डे पे पहुंचाया है। बिल्कुल। पिछले साल एक स्विट्जरलैंड जोड़ा था, इस साल भी एक स्विट्जरलैंड के बराबर जोड़ रहे हैं। तो और 3 नए कॉरिडोर आज अप्रूव किए हैं। इन 3 नए कॉरिडोर में करीब 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक आएंगे और बहुत साइंटिफिकली इसको किया है मोदी जी ने। जितने जहाँ से ट्रैफिक का ओरिजिन होता है, मान लो एक कोई जगह जहाँ पे खूब सारा सीमेंट का प्रोडक्शन है जी, दूसरी जगह जहाँ पे सीमेंट की खपत है, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन जी, उसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पे डाला गया, सारे ओरिजिन्स को, सारे डेस्टिनेशंस को। मान लो एक जगह स्टील का प्रोडक्शन होता है और दूसरी कई जगह जहाँ पे स्टील का कंजम्पशन होता है। मान लो एक ऐसी जगह जहाँ पे खूब सारे लोग, मान लो जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हुआ, यहाँ से खूब लोग ट्रैवल करके जाते हैं हैदराबाद की तरफ, बेंगलोर की तरफ, चेन्नई की तरफ, मुंबई की तरफ। तो हर ओरिजिन और डेस्टिनेशन को नक्शे पे पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे मैप किया गया। फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ उसको परखा गया। अब एग्जिस्टिंग नेटवर्क में या तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ उसको जोड़ो या उसके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाओ, और जहां एग्जिस्टिंग नेटवर्क नहीं है वहां पे नई लाइन लेके आओ। इस तरह की एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी की गई है। 2 साल की स्टडी है ये और 2 साल का तैयारी है और करीब करीब
कई सारे मंत्रालय, करीब मेरे ख्याल से 12 या 13 मंत्रालय का इसमें कंसल्टेशन हुआ है, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, राज्य सरकारों के साथ, सबके साथ 2 साल का कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है जी उसके बाद में ये 3 कॉरिडोर बने। जी तो इन 3 कॉरिडोर से देश में बहुत रेलवे में कैपेसिटी बढ़ेगी। जी सर, एक और बजट में अहम ऐलान हुआ कि 40,000 करीब कोच को अपग्रेड किया जाएगा वंदे भारत की तर्ज पर। वो समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या वो जो कोचेज होंगे वो सुविधाजनक होंगे वंदे भारत में, जिस तरीके से एक्सेलरेशन से लेकर जो तमाम चीज़ें हैं उसे समझाइए। बिल्कुल, देखिए 2 टेक्नोलॉजीज़ होती है, दोनों टेक्नोलॉजीज़ भारत में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप कर ली है। एक टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन्स में आई है, दूसरी आई है अमृत भारत ट्रेन में जी। तो वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन्स की टेक्नोलॉजीज़ दोनों की दोनों, इनका अच्छे तरीके से उपयोग करके बहुत प्रॉपर, इससे जो भी अनुभव आया है जी। इस अनुभव के आधार पे बड़ा एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है कि जो 40,000 कोच है जिसकी लाइफ अभी भी काफ़ी है, उन सब कोचेस को इम्प्रूव करें, बेटर टॉयलेट्स आए, बेटर अंदर लाइटिंग हो, जो एयर कंडीशन है उनमें बेटर एयर कंडीशनिंग हो, जो नॉन एयर कंडीशन है उसमें भी बेटर फैसिलिटीज़ हो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमी परमानेंट कपलिंग लगे, ब्रेक सिस्टम में चेंज आए, जगह जगह जहाँ पे चार्जर चाहिए वहाँ पे चार्जर हो। इस तरह से कई सारे फीचर्स हैं जो कि कोच में ट्रैवल करना आसान बनाते हैं, अच्छा सुगम बनाते हैं। ये सोच समझ के ये प्रोग्राम हाथ में लिया गया। जी सर, एक सवाल मैं टेलीकॉम से जुड़ा हुआ, और स्पेशली जो 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड की जो बात हुई है वो किस दिशा में देश को ले जाएगा, क्योंकि इनोवेशन के लिए ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल होगा, उसके बारे में बताइए। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण दुनिया भर का ट्रस्ट भारत पे आया है, तो ट्रस्ट शोरिंग करने लगे हैं। जो नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग की बात हो रही थी उसकी जगह ट्रस्ट शोरिंग की, जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे डेवलप करो, जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो जी। और भारत पे बहुत बड़ा ट्रस्ट आया है मोदी जी की पॉलिसीज़ के कारण। 10 साल तक लोगों ने देखा है, एक कंसिस्टेंसी है, एक क्लियर थिंकिंग है, एक पर्पस है क्लियर, एक कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है, तो इसके कारण दुनिया भर का ट्रस्ट आया। तो ट्रस्ट शोरिंग और ट्रस्टेड एरिया में डेवलपमेंट, तो ये जो देश एक टैलेंट नेशन है भारत जी। टैलेंट नेशन से प्रोडक्ट नेशन कैसे बने जी। टैलेंट नेशन में कई दुनिया भर की कंपनीज के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में खुले जी। लेकिन कैसे अपने देश के लिए प्रोडक्ट बना सके, जी। कैसे अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल इंडिया का टेलीकॉम स्टैक, भारत का बनाया हुआ 4G 5G टेक्नोलॉजी का स्टैक आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। रोल आउट चालू हो गया, करीब करीब 3,000 टावर के आसपास लग गए और आगामी 2-3 महीने के और सारे एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, उसके बाद में फुल्ली स्केल अप करेंगे। फिर वंदे भारत ट्रेन, आज हफ्ते में 1 ट्रेन बन रही है, 2-3 साल के बाद में इसको एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। कवच अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनी, 3-1 साल के बाद में उसको एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। तो ये जो मोदी जी का विजन है, आत्मनिर्भर भारत, देश के लिए बनाना और दुनिया के लिए बनाना, देश के लिए डेवलप करना, दुनिया के लिए डेवलप करना, तो इसमें ये 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। अच्छा। कई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज जो जिसके लिए हम विदेशों पे निर्भर थे, वो इस कॉर्पस के माध्यम से टैलेंट नेशन को प्रोडक्ट नेशन की तरफ बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। बहुत बड़ा कदम है। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, वंदे भारत और जो हम इसका स्लीपर वर्जन की अब बात कर रहे थे, तो ये कब तक देख पाएंगे स्लीपर वर्जन आएगा? और अमृत भारत का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है वंदे भारत स्लीपर का, और मार्च तक पहली ट्रेन निकल जाएगी। 10 ट्रेन बना रहे हैं पहले शुरुआत में, और 10 ट्रेन को चलाएंगे, साल भर करीब चलाएंगे, उसका एक्सपीरियंस पूरा लेंगे, अनुभव लेंगे, उसके बाद में उसका सीरियल प्रोडक्शन, मतलब तेजी से उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड टाइम में हुआ है सर? ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम है, क्योंकि बाकी देशों में दुनिया भर में करीब करीब नई ट्रेन बनाना मतलब 5-6 साल का काम होता है, तो ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। अमृत भारत ट्रेन भी देखिए, पीएम साहब के
मोदी जी के टाइम में जी। जो समय पहले किसी चीज़ में, आप देखो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन लो, जी 60 साल में 20,000 किलोमीटर, बिल्कुल 10 साल में 40,000 किलोमीटर। जी। तो काम करने का तरीका ही मोदी जी का ऐसा है ना कि सर आपने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की तो एक और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम पहल की गई पिछले वर्षों में, तो इन पहलों का, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता था रेलवे में घाट, तो हम कितना उस घाटे से उबर पाए हैं पिछले बहुत बड़ा डिसिप्लिन आया है जी। खर्चे पे, डिसिप्लिन आया है, किस तरह से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन आया है, रेवेन्यू पे डिसिप्लिन आया है। हर तरह से डिसिप्लिन आने के बाद में पेंशन का, सैलरी का कंप्लीट खर्चा रेलवे के रेवेन्यू से हो रहा है अभी। एक्सपेंसेस जितने, दूसरा फ़ायदा भी अब मिलने लगा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, बिल्कुल डीजल का कंजम्पशन कम होने लग गया ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिकल लोको का मैन्युफैक्चरिंग और स्केल अप हो रहा है। तो जैसे जैसे स्केल अप होगा, डीजल के लोग को कन्वर्ट होते जाएंगे, मतलब रिप्लेस होते जाएंगे, तो और फ़ायदा मिलेगा। ओवरऑल बेसिकली रेलवे का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा अभी, और ओवरऑल देखें तो रेलवे अभी एक हेल्दी सिचुएशन में आ गई है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।